टॉपिक होगी वो आपकी, जो आपके इंडिया में करेंसी को हम प्रिंट करते हैं, चाहे वो बैंक नोट हो या फिर कॉइन्स हो, उसको हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या उसके प्रावधान है और कहां कहां प्रिंट होता है। दूसरी पार्ट में हम बैंक और कस्टमर के रिलेशनशिप को देखेंगे कि बैंक और कस्टमर का जो रिलेशनशिप होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं और कैसा क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आता है। और फिर हम आपके आईबीपीएस कलर पर फोकस करेंगे कि कलर के एग्जामिनेशन को पास करने के लिए जो हमने लास्ट क्लास संभवतः किसी नेट के इश्यू के कारण आधा अधूरा रह गया था, तो पूरी तरह कंप्लीट डिस्कशन हम आपके साथ करेंगे। शुरुआत करते हैं हम आपकी आज की क्लास। उस आज की क्लास में पहला जो पार्ट है वो करेंसी की जो प्रिंटिंग आपके इंडिया में होती है ना, उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। अभी जितना मैं बोलता हूं सिर्फ उसको पहले सुनने का, और जब नहीं समझ में आएगा तो ही मेरे से पूछिएगा आप कि सर ये बातें मुझे समझ में नहीं आई है। देखिए आरबीआई को बोलो 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 क्या बोल रहे हो सर? वही बोर्ड नहीं दिख रहा सर, सेंटर में लिखो ना। क्या हो गया? देखिए आरबीआई के पास करेंसी को प्रिंट करने की पूरी पावर है ना, लेकिन आरबीआई अगर देश डेवलपिंग है, हर एक आदमी को पैसे चाहिए, तो आरबीआई एक ही दिन में पूरे पैसे क्यों नहीं प्रिंट कर देता है? और अगर प्रिंटिंग होती है तो कहां कहां पर प्रिंटिंग होती है, और अगर क्वेश्चन पूछा गया तो किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस पर हम बात करेंगे। जब तक मैं ना बोलूं लिखने के लिए, तब तक आप लिखेंगे नहीं। मेरी बातों को आप ध्यान से सुनते रहें कि मैं क्या बोल रहा हूं। अकॉर्डिंग टू आरबीआई एक्ट, उस एक्ट का नाम है आरबीआई एक्ट, और ये एक्ट जिस ईयर में आया है वो ईयर है 1934। जैसे बहुत सारे एक्ट हैं आपके इंडिया में कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है 1881 का है, बीआरए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का, वैसे उसी तर्ज पे एक एक्ट है जिस एक्ट के अनुशंसा के आलोक में हमने आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट 1 अप्रैल 1935 में कोलकाता में किया था। वो एक्ट है 1934 का। तो अकॉर्डिंग टू आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन नंबर 22 में, फिर से ध्यान से सुने, सेक्शन नंबर 22 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 में यह प्रावधान है कि आरबीआई के पास सोल पावर है करेंसी को प्रिंट करने की। पहली बात। दूसरी बात, आपकी आरबीआई पैसे को प्रिंट तभी कर सकती है जिस कंडीशन में उसने एक नॉर्म्स को फुलफिल किया हो, और उस नॉर्म्स का नाम है एमआरएस सिस्टम। तो पहली बात तो मैंने आपको यह बताया कि आरबीआई की एक्ट जो है वो 1934 की है। डोंट राइट, अभी तक लिखे नहीं। 1934 के सेक्शन नंबर 22 में आरबीआई को पैसे प्रिंट करने का पावर है। ये पावर तभी अलाउ करेगा जिस समय आरबीआई एक नॉर्म्स को फुलफिल करेगी। उस नॉर्म्स का नाम है एमआरएस। द फुल फॉर्म ऑफ एमआरएस इज मिनिमम रिजर्व सिस्टम। इस मिनिमम रिजर्व सिस्टम में यह कहा जाता है कि कम से कम आरबीआई के पास जो पैसे होने चाहिए वो 200 करोड़ के होने चाहिए। आउट ऑफ 200 करोड़ जो 115 करोड़ होना चाहिए वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होनी चाहिए, है ना। गवर्नमेंट सिक्योरिटी का मतलब है कोई भी बॉन्ड हो गया, ट्रेजरी बिल हो गया, है ना। और 85 करोड़ जो है वो कम से कम, मिनिमम जो 85 करोड़ का पैसा है वो फॉरेन करेंसी के रूप में होनी चाहिए। फॉरेन करेंसी का मतलब ये है कि जो भी इंटरनेशनल बास्केट करेंसी है, जब आईएमएफ में हम चलेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहां पे बास्केट करेंसी के बारे में हम जानकारी लेंगे। लेकिन अभी आप जाने कि यूएस डॉलर है या यूके पौंड है ना, तो ये सब जो, या फिर चाइना की आपकी करेंसी है, तो ये सब ऐसे करेंसी है जिसे हम बास्केट करेंसी का नाम देते हैं। और एटलीस्ट 85 करोड़ के बास्केट करेंसी, 115 करोड़ के क्या होने चाहिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज गलत लिखा है मैंने, 115 करोड़ के गोल्ड होने चाहिए। 115 करोड़ के गोल्ड और 85 करोड़ के कम से कम फॉरेन करेंसी अगर होगी, और 200 करोड़ अगर रिजर्व होता है, इससे ऊपर अगर रिजर्व रहेगा तो ही आरबीआई पैसे को प्रिंट कर सकती है अंडर सेक्शन 22 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। अभी बात आती है कि सबसे जो छोटी डिनोमिनेशन आपके इंडिया में चल रही है, डिनोमिनेशन कहने का मतलब जो अलग अलग प्रकार टाइप आपके इंडिया में करेंसी की चलती है, तो स्मॉलेस्ट
लीगल टेंडर, जैसे आप लीगल टेंडर का मतलब होता है कि अगर आप किसी को दें या किसी से लें तो इलीगल करेंसी नहीं है, दैट इज 50 पैसे कॉइन। तो 50 पैसे कॉइन इज द मिनिमम लीगल टेंडर और स्मॉलेस्ट डिनोमिनेशन इन इंडियन इकोनॉमी और सर्कुलेशन सिस्टम। एंड द हाईएस्ट करेंसी, जो सबसे बड़ी डिनोमिनेशन आपके इंडिया में चल रही है, दैट इज 2000 रुपीज नोट। बट आरबीआई के पास ये पावर है कि मैक्सिमम 10,000 रुपीज के वो नोट छाप सकता है विदाउट टेकिंग अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपसे पूछा जाए कि आरबीआई मैक्सिमम कितने रुपए के डिनोमिनेशन को प्रिंट कर सकता है, आंसर बिना सोचे समझे 10,000 रुपीज पे आप टिक करेंगे। पूछा जाए कि एट प्रेजेंट सबसे बड़ी डिनोमिनेशन जो इंडिया के इकोनॉमी के सर्कुलेशन में है, आंसर इज 2000 रुपीज नोट। पूछा जाए कि मिनिमम लीगल टेंडर करेंसी जो आपके इंडिया में है, आंसर इज 50 पैसे कॉइन। तो आपकी जो करेंसी है उसको हम दो पार्ट में बांटते हैं। एक को हम क्या बोलते हैं, एक को हम बोलते हैं कॉइन और दूसरे को हम क्या बोलते हैं, तो हम बोलते हैं बैंक नोट। बैंक नोट कहने का मतलब जो भी पेपर वाले नोट हैं उसको हम बैंक नोट बोलेंगे और जो भी चिल्लर है आपके 50 पैसे 1 रुपए के, वो कॉइन्स के अंदर आता है। ये कौन छापता है भाई? तो ऑब्वियस सी बात है, आरबीआई छापती है। आरबीआई के पास सोल अथॉरिटी है हर एक प्रिंटिंग की करेंसी की, एक्सेप्ट 1 रुपीज नोट। 1 रुपए के बैंक नोट, कॉइन की बात मैं नहीं कर रहा हूं, 1 रुपए के बैंक नोट को छोड़ के आरबीआई हर एक करेंसी को प्रिंट कर सकती है और हर एक करेंसी का सर्कुलेशन कर सकती है। बट 1 रुपीज नोट का प्रिंटिंग आरबीआई नहीं कर सकती है। 1 रुपीज नोट का जो प्रिंटिंग है वो प्रिंटिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हवाले से होता है और जो साइन करते हैं वो फाइनेंस सेक्रेटरी होते हैं, ना कि फाइनेंस मिनिस्टर। आपसे पूछा जाए कि 1 रुपीज नोट को साइन कौन करता है, ऑप्शन आपके पास रहेगा आरबीआई गवर्नर, एसबीआई चेयरमैन या सो एंड सो। आंसर विल बी ओनली एंड ओनली फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, नॉट फाइनेंस मिनिस्टर। अभी फिर से बोलता हूं, फाइनेंस मिनिस्टर का नाम अपने जहन से आप निकाल देंगे, पहला ही चॉइस फाइनेंस मिनिस्टर आपको दिखेगा। हमेशा और हमेशा वित्त सचिव के ऊपर आप टिक लगाएंगे। और आज के डेट में जो वित्त सचिव हैं, अगर ये कल होके चेंज हो जाता है, चाहे तो क्लास के माध्यम से या फिर जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है वहां से आप उसको अपडेट करेंगे, बट एज ऑन डेट जो आपके फाइनेंस सेक्रेटरी हैं जो 1 रुपए के नोट पे साइन करेंगे, उनका नाम है अजय भूषण पांडे। अदर देन 1 रुपीज नोट, हर एक करेंसी पे आरबीआई के गवर्नर का साइन आपको मिलेगा। और आज के डेट में जो आरबीआई गवर्नर है, नाम है शक्तिकांत दास। यहां तक की बातें समझ में आई? क्या बोल रहा हूं मैं? अरे आया क्या समझ में? समझा सर। अरे बोलो ना हाँ या ना। सर मैं बोले जा रहा हूँ, बाबा रामदेव बोले जा रहे हैं, श्रोता सुन रहे हैं। अरे बोलो यस सर, ये कंफ्यूजन है सर, फिर से बताओ, 10 बार रिपीट करूंगा मैं। अभी तक कोई दिक्कत नहीं? नो लिखने में मत जाइए, मैं एक एक लाइन करके लिखाऊंगा आपको। अभी तक समझ में आ रहा है बातें? हाँ सर समझा। जय भूषण पांडे कौन है? आरबीआई के गवर्नर है ना? नो सर, फाइनेंस Finance सेक्रेटरी। फाइनेंस सेक्रेटरी। ओके, फाइनेंस सेक्रेटरी। और शशिकांत दास कौन है? आरबीआई का RBI गवर्नर। गवर्नर। 20 अरे नहीं बाबा, शशिकांत दास नहीं है, शक्तिकांत दास। ये शक्तिकांत दास। ध्यान से सुने क्वेश्चन में क्या पूछता हूँ। सॉरी सर। लिखा नहीं शशिकांत पे लगा दिया टिक, यहीं पे गलती हो जाएगी। मैं तो जानता था जैसे ही मैं शशिकांत बोलूंगे आप बोलेंगे सर आरबीआई गवर्नर है। शशिकांत इज नॉट आरबीआई गवर्नर, शक्तिकांत दास। ऐसे भी याद रखें, शक्तिशाली व्यक्ति है तो शक्तिकांत होगा, शशिकांत पे मत जाइएगा, ठीक है? गलती यही होती है, जानने के बावजूद गलती यहीं पे हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड आर्ट ऑफ एग्जामिनेशन। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो हम आगे चलेंगे। अभी आप जाने कि आरबीआई पैसे को छापती है और इस छापे खाने का नाम आपको जानना है कि कहां कहां पे ये पैसे प्रिंट होते हैं। उस कड़ी में 2 ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपको जानना है। एक का नाम है SPMCIL, ऊपर में दिख रहा है ना, SPMCIL। और दूसरे का नाम है BRBNMPL, सिक्योरिटी प्रिंटिंग मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। फिर से बोलता हूं, ध्यान से सुनिए, सिक्योरिटी का प्रिंटिंग। सिक्योरिटी कहने का मतलब क्या है? जो आपकी स्टैंप है वो भी एक सिक्योरिटी है, जो आपकी पोस्टल ऑर्डर है वो भी एक सिक्योरिटी है ना? तो सिक्योरिटी का प्रिंटिंग मिंटिंग कॉर्पोरेशन। मिंटिंग का मतलब क्या होता है
मिंटिंग का मतलब होता है क्वाइन को प्रिंट करने वाली, तो सिक्योरिटी को भी प्रिंट करेगी, मिंटिंग को भी प्रिंट करेगी, कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है। दूसरा है भारतीय रिजर्व बैंक, बीआरबी, भारतीय रिजर्व बैंक। एन का मतलब होता है नोट, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, दोनों ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। एसपी का जो एस्टैब्लिशमेंट है ये हमने 2006 में किया। 2006 में कहां पे किया? तो आपकी राजधानी में किया। राजधानी कहां पे है? तो दिल्ली में है। तो SPMCIL का एस्टैब्लिशमेंट 2006 इन दिल्ली, whereas BRB NMPL का जो एस्टैब्लिशमेंट है वो 1995 में हमने किया है। और ये कहां पे किया हमने? तो बेंगलुरु में किया है, बेंगलोर उसकी हेडक्वार्टर है। यही क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, या तो इसका फुल फॉर्म पूछा जाएगा या पूछा जाएगा कि जो नोट मुद्रण होते हैं वो कहां कहां पे होते हैं। तो 4 जगह नोट का प्रिंटिंग होता है, चाहे वो महाराष्ट्र का नासिक हो, चाहे वो मध्य प्रदेश का देवास हो, चाहे वो आपकी वेस्ट बंगाल का कोलकाता हो, या फिर आपका सालबोनी मैसूर हो। तो 4 जगहों पे आपका प्रिंटिंग होता है और 4 जगहों पे क्वाइंस के प्रिंटिंग होते हैं, चाहे वो नोएडा हो, हैदराबाद हो, मुंबई हो, या फिर आपकी मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद एंड नोएडा, इस 4 जगहों पे हम क्वाइंस का प्रिंटिंग करते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं, कितने प्रिंटिंग प्रेस है, कहां पे क्वाइन का प्रिंटिंग होता है, कहां पे हम बैंक नोट का प्रिंटिंग करते हैं। एकमात्र ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर पेपर का प्रिंटिंग होता है। पेपर कहने का मतलब जो भी प्रतिभूति होती है, चाहे वो भारत रत्न हो, चाहे पद्म भूषण हो, पद्म विभूषण हो, जो भी सिक्योरिटीज की पेपर होती है उसका प्रिंटिंग पेपर सिक्योरिटी मिल होशंगाबाद एमपी में है। इसको हम देखने की कोशिश करेंगे अपने पहले टॉपिक के आधार पे। लिखें पहली बात, हेडिंग लिखें करेंसी प्रिंटिंग इन इंडिया। लिखें पहली बात, अंडर सेक्शन 22 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। थोड़ा सा फटाफट लिखिएगा, जहां पर छूट जाए वो बाद में मेरे से पूछिएगा पूरा कंप्लीट होने के बाद। अंडर सेक्शन 22 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934, अंडर सेक्शन 22 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934, RBI having sole authority to print the currency in India. RBI having the sole authority to print the currency in India. Next point लिखें, before printing of currency, RBI need to follow, बिफोर प्रिंटिंग ऑफ करेंसी, जहां पर छूट जाए स्पेस डालिए, आगे लिखिए बिफोर प्रिंटिंग ऑफ करेंसी आरबीआई नीड टू फॉलो MRS सिस्टम। आरबीआई नीड टू फॉलो MRS सिस्टम which consists of 200 crore liquidity, which consists of minimum पहले लगाइएगा, which consists of minimum 200 crore liquidity, out of which 115 crore in the form of gold। अंडरलाइन कीजिए 1 लाख बार 200 रुपीस को और उसके अंदर इस दोनों छोटे बेटों को। MRS सिस्टम 200 करोड़ का होता है, आउट ऑफ विच 115 करोड़ gold and 85 crore in the form of foreign currency, next लिखें, RBI can print all types of currency। RBI can print all types of currency except 1 rupees note, and coins। जितने भी सिक्के होते हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हवाले से छपेंगे, 1 रुपए का नोट भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हवाले से ही छपेगा। एक्सेप्ट, दिस एक्सेप्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आउट ऑफ विच 115 crore
in the form of gold and 85 crore in the form of foreign currency. Next point, RBI can print all types of currency except 1 rupees note and all coins. Next लिखेंगे 1 rupees note. This most important question for ऑफिसर्स इंटरव्यू कि 1 रुपए का नोट क्यों नहीं आरबीआई गवर्नर का साइन होता है। और मैं बताऊं कि मेरे से यही क्वेश्चन मेरे इंटरव्यू में पूछा गया था। उस समय तो नन्ना मुन्ना डाही था, कुछ ज्यादा आता नहीं था। 10 साल के बाद, 10 साल पहले फिर भी तोड़ मरोड़ के बता दिया था। 1 rupees note, 1 rupees note duly signed by कौन साइन करेगा? गवर्नर ना? Finance Secretary of India. Yes. Secretary. Signed by Finance Secretary. Signed by Finance Secretary. ब्रैकेट में लिखे हैं प्रेजेंट FS अजय भूषण पांडे। कल चेंज हो जाए, आप अपडेट रखिएगा, क्योंकि जनरल अवेयरनेस यही चीजें हैं कि बहुत सारे चीज अपडेट होते हैं। कंसेप्ट है तो आप समझ सकते हैं कि अपडेशन आ चुका होगा। अभी एसबीआई के चेयरमैन कौन है? SBI. दिनेश खारा। हाँ, सही बोल रहे हो, बोलो। दिनेश खारा। अरे क्या बात है, कैसे कैसे पता चल गया भाई तुमको? कॉर्पोरेट सेंटर नरीमन पॉइंट पे हो क्या तुम? सर अभी चेंज। यस, 3 दिनों पहले एसबीआई के चेयरमैन रजनीश कुमार को रिप्लेस करके ये आए हैं। तो जो भी आते हैं आपके एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग आप भी अपडेट रहिए। ऐसे जब भी टाइम मिलेगा तो मैं तो आपको अपडेट करूंगा ही। क्या लिखा मैंने? 1 rupees note duly signed by finance secretary and present finance secretary is अजय भूषण पांडे। देखिए 1 रुपए का जो नोट है, ये नोट 1 रुपए को प्रिंट करने पर 1 रुपए 26 पैसे खर्च होता था। अब प्रिंटिंग हो रही है नोट की तो कुछ तो खर्च होगा ना। पेपर आ रहा है, उसमें इंक लग रहे हैं, मैन पावर लगा हुआ है, जो भी लगा हुआ है। तो इनिशियली 1926 से 1 रुपए के नोट का प्रिंटिंग शुरू हुआ था। बाद में हमने क्या किया, तो 1926 में प्रिंटिंग की शुरुआत हुई थी। फिर इस प्रिंटिंग को हमने बंद कर दिया। कारण हमने ये दिया कि इस 1 रुपए के प्रिंट को छापने के लिए 1 रुपए 26 पैसे का कॉस्ट आता है। 2015 तक ये प्रिंटिंग, आपके 1994 से 2015 तक ये प्रिंटिंग बंद रही। 2015 के बाद फिर से इसकी रीप्रिंटिंग शुरुआत हुई जब से मोदी गवर्नमेंट आई। और अभी 1 रुपए 26 पैसे के कॉस्ट को रिड्यूस करके 94 किया गया है। मतलब 1 रुपए का नोट अगर छपता है तो 94 पैसे उसको छापने में खर्च हो जाते हैं। ये मैंने आपके इंफॉर्मेशन के लिए बताया है। इसका आपके एग्जामिनेशन से दूर दूर तक वास्ता नहीं है। इसका आंसर मैंने लिखा रहा हूं, आप अगर चाहें तो आप लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपके बोर्ड पे वो इतनी ही बात लिखूंगा जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पे कोई दिक्कत? चलो आगे। हाँ सर। किसी का कुछ छूट गया हो तो बता बोलो, जब तक मैं रब करता हूं तब तक बोलो क्या छूट गया है। सर एक बार एमआरएस का बता दो ना। एमआरएस फुल फॉर्म इज मिनिमम रिजर्व सिस्टम। और थोड़ा एक्सप्लेनेशन कम में से दे दो कम ना। 200 करोड़ होने ही चाहिए। हाँ, देखो क्या होता है ना कि हाँ, मिनिमम रिजर्व इसका क्या? मिनिमम रिजर्व सिस्टम। आपका जो राष्ट्रीय कोष है वो कभी खाली नहीं होना चाहिए, है ना, अकॉर्डिंग टू फिनेंशियल स्टैंडर्ड। और उसी के अनुरूप हमें हर एक कंट्री को, ना सिर्फ इंडिया को, हर एक कंट्री को किसी न किसी नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ता है। उसी में एक एमआरएस सिस्टम है। इसमें यह कहा जाता है कि कम से कम 200 करोड़ की सिक्योरिटी लिक्विडिटी अपने पास रखिए। उसके ऊपर का जो पैसा है अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई आप प्रिंट कर सकते हैं। अगर पूरा का पूरा पैसा प्रिंट कर दे तो ना मैं पढ़ाऊंगा ना आप पढ़ने आएंगे। तो ये लिक्विडिटी का गैप जरूर बना हुआ होना चाहिए। तो आरबीआई देखती है कहां पे कितने पैसों की जरूरत है। जो भी उसके फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनेंस मिनिस्ट्री का एडवाइस लेने के बाद उतने पैसे का प्रिंट होता है। एमआरएस का प्रिंटिंग के साथ दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, बशर्ते उतना करेंसी उसको अपने पास रिजर्व में रखना पड़ता है। जैसे मेरी सैलरी आती है तो मैं कितना भी खर्च करूंगा, लेकिन सोच के तो ये रखूंगा ना कि एटलीस्ट 5,000 रुपए मेरे पास होने चाहिए। कल को कोई अगर आपदा आती है तो एटलीस्ट मैं ये पैसे का यूज कर सकता हूं। वही एमआरएस सिस्टम है।
समझ में आया? सर मीन सेविंग ना? हाँ हाँ, सेविंग सेविंग इन टर्म्स ऑफ सेविंग ही आप समझे। ओके सर। ओके, यस। देखिए अभी आप जाने कि बैंक नोट प्रेस कहने का मतलब कि जहां पे रुपए वाले नोट छपते हैं, दैट इज कॉल्ड बैंक नोट प्रेस। ये कितने जगह पे है? तो ये बैंक नोट प्रेस 4 जगहों पे आपके इंडिया में है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चारों जगह का नाम। एक तो आपकी ही स्टेट में है। कहां पे है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में कहां पे है? नासिक। तो नासिक में है। दूसरा सर वो साइड का दिख मध्य रहा है। प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में कहां पे है? तो देवास में है। ठीक है। तीसरा कहां पे है? तो तीसरा है आपका कर्नाटका में। कर्नाटका में कहां पे है? तो मैसूर में है। और चौथा किधर है? हाँ, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में कहां पे है? सालबोनी। क्या बात है! मैडम कहां पे पढ़ा आपने? हाँ सर, कहां पे पढ़ा है? अभी आपने बताया था ना सर। अच्छा, बताया था क्या? ओके, लगा कि वेरी गुड। तो 4 जगहों पे बैंक नोट प्रेस है। महाराष्ट्र है, एमपीएस ये कभी नहीं पूछा जाता है। नासिक, देवास, मैसूर एंड सालबोनी। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट कि नासिक और देवास का जो प्रिंटिंग है, क्या हुआ? नासिक और देवास का जो प्रिंटिंग है वो एसपी सिक्योरिटी प्रिंटिंग मिंटिंग SPMCIL के हवाले है। और मैसूर और सालबनी का जो प्रिंटिंग है वो BRBNMPL के हवाले है। इसका एस्टैब्लिशमेंट हमने 1995 में किया। कहां पे किया? तो हमने बैंगलोर में किया है। इसका एस्टैब्लिशमेंट हमने 2006 में किया, आपकी राजधानी में किया, और राजधानी दिल्ली है। यहां पे बात आती है इसका फुल फॉर्म। तो सिक्योरिटी प्रिंटिंग मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। यहां पे बात आती है आपका फुल फॉर्म भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। अभी आप लिखेंगे बैंक नोट प्रेस आर एट 4 प्लेसेस विच आर सो एंड सो। यहां पे आप एक कॉलम बनाए, इसको लिखें अंडर SPMCIL, इसको लिखें BRBNMPL, इसका एस्टैब्लिशमेंट, इसका हेडक्वार्टर, इसका एस्टैब्लिशमेंट, इसका हेडक्वार्टर, इंक्लूडिंग फुल फॉर्म ऑफ BRBNMPL एंड SPMCIL। प्लीज पेन डाउन, और जहां पे कंफ्यूजन आता है मेरे से पूछिए। हट जाता हूं मैं 2 मिनट के लिए। अरे दिख नहीं रहा है क्या? दिख रहा है ना सर? SPMCIL का एक बार फुल फॉर्म बता दीजिए ना। किसका भाई? MICR का? हाँ, SPMCL का। SP सिक्योरिटी प्रिंटिंग M फॉर मिंटिंग MINTING सिक्योरिटी प्रिंटिंग मिंटिंग SPM हो गया। CIL क्या डालिएगा? कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। सिक्योरिटी का प्रिंटिंग, उसके बाद में मिंटिंग भी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। BRBNMPL का डालिएगा भारतीय रिजर्व बैंक, ना कि RBI इसको लिखना है, BRB ही लिखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। एंड फॉर नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड 1995 बेंगलुरु। पूछो, और किसी का कुछ छूट गया तो पूछिए मेरे से। सर आप वो बोल रहे थे ना कि 1 रुपए का नोट RBI नहीं छापता हाँ, है, वो सिर्फ वही है कि कॉस्ट हाई था इसलिए नहीं छापता। क्या हो गया मैडम? फिर से एक बार बोलो, आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है। आपने बोला था ना कि RBI 1 रुपए का नोट नहीं प्रिंट करता, तो उसका रीजन सिर्फ वही है कि ये कॉस्ट ज्यादा है इसलिए नहीं करता। द्रोणाचार्य का नाम सुना है?
नहीं। एकलव्य का नाम सुना है? हाँ। क्या क्या सुना है मैडम, उसके बारे में वो बताओ। नाम बस सुना नाम है। क्या? अरे सब नाम सुन के रखता है, काम को जानता ही नहीं है। हाँ? द्रोणाचार्य ने अपने सारे जो तीर थे वो एकलव्य को बता दिया था। कुछ तो मेरे पॉकेट में रखने दो, तब तो ऑफिसर का एग्जाम देके पास होगी, तब इंटरव्यू के लिए खोजोगी सर कुणाल सर किधर है इंटरव्यू के लिए। लंबी बात है कि क्यों आरबीआई 1 रुपए के प्रिंट को नहीं छापती है। इतना आसान नहीं है कि मैं एक शब्दों में आपको बता पाऊं। इस कारण से मैं इस चीज को हमेशा इंटरव्यू के लिए होल्ड करता हूं। जब भी कोई भी आप में से ऑफिसर्स का एग्जामिनेशन पास कीजिएगा, सबसे पहले सर का दरवाजा खटखटाइएगा कि सर मुझे इंटरव्यू का गाइडेंस चाहिए। डोंट वरी, सब गाइडेंस मिलेगा। आपके एग्जामिनेशन के रिटन एग्जामिनेशन के लिए कहीं से भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि व्हाई आरबीआई डू नॉट प्रिंट और आरबीआई गवर्नर डू नॉट साइन ऑन 1 रुपीज नोट। इस कारण से ये चीज मैं हमेशा अपने पॉकेट में रखता हूं। लेकिन आप कहिएगा कि सर बता ही दो, तो बता दूंगा। अभी छोड़ दो, लंबी बात है, तो अभी पहले कंसेप्ट, पहले 3 चीज को खत्म करते हैं, फिर आने वाले समय में बता देंगे। अभी यहां पे कोई दिक्कत? नो सर। चलो आगे। यस सर। ओके, अभी आप जाने, ये तो हो गया भाई साहब जो नोट का प्रिंटिंग होता है। अभी क्वाइन तो भी प्रिंटिंग होता है ना, तो लिखें क्वाइन प्रिंटिंग प्रेस स्लैश मिंटिंग प्रिंटिंग प्रेस। क्वाइंस को लिख सकते हैं या फिर मिंटिंग प्रिंटिंग प्रेस आप लिख सकते हैं। मिंटिंग प्रिंटिंग प्रेस, क्वाइन या फिर मिंटिंग प्रिंटिंग प्रेस। कितने हैं? तो मिंटिंग प्रिंटिंग प्रेस 4 हैं। 4 में से एक आपके भी शहर में है। कहां पे है? मुंबई। जब नरीमन पॉइंट पे आप जाएंगे उस समय कोलाबा के साइड में, तो आपको दिखेगा आरबीआई का हेडक्वार्टर, वहां पर टकसाल है। मुंबई के बाद किधर है? नोएडा। उत्तर प्रदेश में है नोएडा। उसके बाद किधर? आंध्र प्रदेश, हैदराबाद। और उसके बाद किधर? तो आपकी इंडिया की पुरानी राजधानी कौन सी? कोयम्बटूर ना? कोलकाता। कोलकाता। देयर आर 4 प्लेसेस जहां पे मिंटिंग प्रिंटिंग प्रेस है। जो हमने आपको इससे पहले नासिक, देवास वगैरह लिखाए हैं, सालबोनी, ये सब नोट प्रिंटिंग प्रेस है और ये मिंटिंग प्रिंटिंग प्रेस है। और ये किसके अंदर है? तो ये उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है जिसको आपने SPMCIL का नाम दिया है। तो ये भी आपके SPMCIL के अंदर ही है। Whereas BRB and MPL, which is a subsidiary of Reserve Bank of India, के अंदर सिर्फ 2 ही प्रिंटिंग प्रेस थे। बैंक नोट के प्रिंटिंग प्रेस हैं, वो भी एक मैसूर में और दूसरा सालबनी में। यहां पे कोई दिक्कत? चलो आगे। यस सर। दिस इज योर वन टॉपिक। यहां से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, जनरली ये आरबीआई के अंदर ही पूछे जाते हैं, तो आरबीआई से एक क्वेश्चन रहता है। मैं ये कंफर्म नहीं कर रहा हूं कि इसी टॉपिक से एक क्वेश्चन रहेगा, बट आरबीआई से एक क्वेश्चन रहता है ना। तो आरबीआई के 3-4 अलग-अलग टॉपिक हैं जिसके बारे में बताऊंगा जब आरबीआई के पार्ट में हम देखेंगे कि आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट या उसका फंक्शन या बैंक रेट, रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर वगैरह, एमएसएफ वगैरह क्या है, तो वहां पे हम देखने की कोशिश करेंगे। पूरे आरबीआई में एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस आरबीआई के 4 पार्ट में से एक पार्ट ये है जिसको अभी हमने खत्म किया है, और ये कह के खत्म किया है कि ये प्रिंटिंग ऑफ करेंसी है। प्रिंटिंग ऑफ करेंसी आपके इंडिया में एमआरएस सिस्टम पर चलता है। एमआरएस सिस्टम का फुल फॉर्म है मिनिमम रिजर्व सिस्टम, जिसके अंदर 200 करोड़ की लिक्विडिटी होनी चाहिए। इस 200 करोड़ की लिक्विडिटी में 115 करोड़ का गोल्ड होना चाहिए और 85 करोड़ की फॉरेन करेंसी होनी चाहिए, तो ही एमआरएस सिस्टम फॉलो होगा। अकॉर्डिंग टू आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन नंबर 22, आरबीआई के पास सोल अथॉरिटी है पैसे को प्रिंट करने की। आरबीआई कैन प्रिंट एंटायर डिनोमिनेशन ऑफ करेंसी एक्सेप्ट 1 रुपीज नोट एंड कॉइंस। 1 रुपए के नोट पे जिनका साइन होता है वो आपके फाइनेंस सेक्रेटरी होते हैं। एट प्रेजेंट एज ऑन डेट अजय भूषण पांडे साहब इज प्रेजेंट फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। आरबीआई पैसे को प्रिंट कर सकती है। ये प्रिंटिंग के कारखाने 2 अलग-अलग ऑर्गेनाइजेशन के हवाले हैं। एक का नाम है SPMCIL, दूसरे का नाम है BRB and MPL। SPMCIL का एस्टैब्लिशमेंट 2006 न्यू दिल्ली में हमने किया है
और पूरा नाम सिक्योरिटी प्रिंटिंग मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, जिसके अंदर आपके नासिक और देवास जैसे बड़े प्रिंटिंग प्रेस 1926 और 1974 के एस्टैब्लिश किए हुए बड़े प्रिंटिंग प्रेस हैं। Whereas BRB and MPL भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड के अंदर छोटे प्रिंटिंग प्रेस दो हैं, एक का नाम आपका मैसूर है, दूसरे का नाम आपका साल्बोनी वेस्ट बंगाल का है। ये दोनों BRB and MPL के अंदर चलते हैं। अदर देन दिस, दो जो प्रिंटिंग प्रेस है वो BRBL के अंदर है, जो उसकी बात हमने कर दी है। मिंटिंग प्रिंटिंग प्रेस जो क्वाइंस होते हैं वो भी छपते हैं, 4 जगहों पे छपाई होती है, एक मुंबई है, दूसरा हैदराबाद है, तीसरा नोएडा है और चौथा आपका ओल्ड कैपिटल है 1911 तक वाला, दैट इज कोलकाता। यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। नहीं है? No, sir. तो फिर 1 मिनट का हम विराम देंगे। 1 मिनट के विराम देने के बाद हम आज के सेकंड टॉपिक पे चलेंगे, दैट इज कॉल्ड बैंक कस्टमर रिलेशनशिप। कि हम जब अकाउंट रखते हैं तो उस कंडीशन में बैंक को हम किस नाम से जानेंगे, जब हम कस्टडी रखेंगे तो किस नाम से हम जानेंगे। 1 मिनट के विराम के बाद आप तब तक पानी पी सकते हैं, नॉट टी। ओके, हमारी जो अभी की टॉपिक है दैट इज कॉल्ड बैंक कस्टमर रिलेशनशिप। बैंक कस्टमर रिलेशनशिप, अलग अलग नाम के साथ हम बैंक को आज के बाद देखने की कोशिश करेंगे। अभी तक तो आप सिर्फ ये जानते हैं कि बैंक है और कस्टमर है, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के साथ आप आज के बाद ये जानेंगे कि अगर आपने अपना सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट बैंक में खोला है तो बैंक किस रूप में काम करती है। अगर आपने अपनी चेक बैंक में क्लियरिंग के लिए डाली है तो फिर उस कंडीशन में बैंक को हम किस नाम से जानेंगे। अगर आपने लॉकर अवेल किया है तो फिर बैंक किस नाम से हम जानेंगे। अगर आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी बैंक के साथ मॉर्गेज करवाया है उस कंडीशन में बैंक क्या है और कस्टमर क्या है। तो ऐसे 10 या 11 आपके फैक्ट हैं जो बार बार घूम घूम के प्रोफेशनल लेवल एग्जामिनेशन और क्लर्क दोनों में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप जाने, पहली बात इधर मैं लिखता हूं टर्म, यहां पर लिखता हूं मैं टर्म, यहां पर लिखता हूं मैं बैंक और यहां पर लिखता हूं कस्टमर। किसी ने सेविंग अकाउंट बैंक में रखा है क्या? किसी का बैंक में सेविंग अकाउंट है क्या? हाँ सर। ओके, करंट अकाउंट है क्या? नहीं करंट सेविंग नहीं है, सेविंग है। क्यों करंट क्यों नहीं खोला? तो करंट डाल सर वो जिनका बिजनेस ट्रांजैक्शन होता के लिए है कुछ है नहीं है ना, उनका होता है ना। कोई बिजनेस या शेयर मार्केटिंग ऐसा कुछ हाँ। स्टार्ट नहीं किया, तो करंट अकाउंट ओपन करके भी क्या फायदा। अच्छा ऐसा है क्या? फायदा नहीं, हाँ ओपन ही नहीं पास्ट होगा। ट्रांजैक्शन है ना, Open तो open ही करेंगे। नहीं है। ओह यस कुछ यस, यूज तो होना चाहिए ना सर। करेक्ट करेक्ट। ओके, करंट अकाउंट कौन से बैंक में अकाउंट है? है ना सर। कौन से बैंक में अकाउंट है? डोंबिवली नागरी। बरोड़ा। अरे यार, इतनी बड़ी बात बोलने के बाद छोटे बैंक का नाम लेते हो। एक्सिस का बरोड़ा है सर बरोड़ा मेरा। बरोड़ा। हाँ? चलो, of बड़ौदा Baroda। बैंक में, बैंक ऑफ बड़ौदा इंडियाज इंटरनेशनल बैंक में आपने खोला है अपना सेविंग अकाउंट। अगर सेविंग अकाउंट है
तो सेविंग अकाउंट में आपने अपना पैसा रखा है, तो आप क्या है, तो आप क्रेडिटर हैं और बैंक क्या है, बैंक इज डेटर इन दैट केस। Debtor. तो यहां पे बैंक को आप जाने कि बैंक क्या है, डेटर Debtor. है, और आप क्या है, कस्टमर क्या है, क्रेडिटर। क्योंकि Creditor. हमने बैंक को दिया है ना पैसा, तो हम क्या है, तो हम है Creditor. क्रेडिटर। इसमें कोई दिक्कत नो सर, नहीं समझ में आ रहा है? ध्यान से सुनिए, और नहीं समझ में आए तो जो फाइनेंस बैकग्राउंड, अकाउंटिंग बैकग्राउंड से नहीं है वो मेरे से पूछिए। मैं भी नहीं था, लेकिन जबरन मुझे पढ़ना पड़ा ये चीज। तो जो चीजें मुझे दिक्कत आई थी वंस अपॉन ए टाइम, वो चीजें आपको भी दिक्कत आएगी। इस कारण से बहुत ले लेवल लैंग्वेज में आपको बताता हूं कि आपने पैसा दिया है बैंक को, तो देने वाला हमेशा क्रेडिटर होगा, क्रेडिट में होगा, और जो लेगा वो हमेशा डेब्ट में रहेगा। डेब्ट का मतलब उधार। उधारी वाला क्या है भाई, जब भी आप पैसा मांगिएगा तो ये डेटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पैसा आपको देगा। मिलता है ना पैसा, जब भी Yes, आप sir. एटीएम में डालते हैं तो मिलता है ना। यस जी सर। यस सर। लेकिन बैंक ने आपको अगर लोन दे दिया है ना, कोई सी भी टाइप का लोन हो, चाहे वो पी सेगमेंट लोन हो, चाहे वो गोल्ड लोन हो, किसी भी टाइप का बैंक ने आपको लोन दे दिया, तो ये चीजें रिवर्स हो जाएगी। यस एग्रीड और नॉट? Agree. Yes sir. यस सर। हाँ, तो अगर लोन की कंडीशन है तो बैंक विल बी Creditor. क्रेडिटर, और आप क्या हो जाएंगे, तो आप हो जाएंगे डेटर। डेटर। आपसे पैसा, आपने पैसा उधार ले लिया है, तो उधारी वाले को हम बोलते हैं डेट, है ना, डेट हम बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड डेटर। यहाँ पे तो कोई बड़ी बात नहीं है, और ना कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ये दिल को शांति और सुकून देने के लिए मैंने ये दोनों चीजें आपके बोर्ड पे लिखी है, कोई बड़ी लॉजिक इसमें नहीं है। लेकिन इसके बाद की जो मैं चीजें लिख रहा हूं वही आपके एग्जाम में पूछी जाती है, और उसी चीजों पे आपको कंट्रोल करके रखना है, किसी भी कंडीशन में भूलने का नहीं। आपने बैंक में दे दिया चेक क्लियरिंग के लिए, है कि नहीं? आपने दे दिया कि मुझे एक इंश्योरेंस की पॉलिसी का हमेशा हर एक साल नैच के थ्रू पेमेंट करना है। नैच यू नो, Yes sir. Yes, सुना sir. सुना लग रहा है ना नैच? हाँ सर। Yes, सुना है। sir. हाँ ठीक है। आपने दे दिया कि मुझे एसआईपी का जो पेमेंट है वो क्या है, तो मुझे आपके बैंक के थ्रू करना है। तो ये सब चीज, चेक, इंश्योरेंस या म्यूचुअल फंड, ये आप अगर बैंक में रखते हैं या देते हैं बैंक को कि आप क्लियरिंग करके हमें दो, तो उस कंडीशन में बैंक को जिस नाम से हम जानते हैं, दैट इज कॉल्ड एजेंट। बैंक किस नाम से जानेंगे? एजेंट। और आप क्या होंगे उस कंडीशन में? क्या लिखा है मैंने? प्रिंसिपल। यस। तो बैंक एक एजेंट के रूप में बैंक ऑफ बड़ौदा का चेक आपसे लेती है और क्लियर करके आपके अकाउंट में दे देती है। तो आप प्रिंसिपल हैं, बैंक एजेंट के रूप से आपसे चेक लिया, और ये टर्म हो गई। बहुत कंफ्यूजन ये टर्म है, बहुत कंफ्यूज करेगा आपको ये टर्म बार बार कि एजेंट कब, ट्रस्टी कब, बेलर कब, बेली कब, मॉर्गेजी कब, प्लेजर कब। ये चीजें बहुत आपको दिक्कत करने वाली है। इस कारण से एक एक करके मैं लिखता हूं, ध्यान से देखें। 2-3 बार आप रिवाइज करेंगे तो ही ये चीजें आपको अंदर तक जाएगी, अदरवाइज वेरी वेरी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन इसमें रहता है। इस 2 को तो आप छोड़ दीजिए, इस 2 में कभी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, इसमें कोई दिक्कत। चेक आप ये समझिएगा कि चेक हमसे दूसरे बैंक का लिया है बैंक ने, तो बैंक क्या है? एजेंट है। एजेंट। अगर इस दोनों को आप याद करने लगे, समझ जाएं कि आपका नाव जो है वो खड्डे में जाएगा। सीधी सी बात है, अगर बैंक और कस्टमर दोनों का आप याद करने लगे तो कभी एग्जामिनेशन का पर्पस सॉल्व नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ एक को ही याद करने का कि एजेंट कब, डेटर कब, क्रेडिटर कब, सिर्फ बैंक को याद कीजिए। जैसे ही इधर वाला याद होगा ऑटोमेटिक ये आपको रिफ्लेक्ट कर जाएगा। लेकिन ये दोनों याद किया, कल होकर क्या होगा? प्रिंसिपल यहां पहुंच जाएगा, एजेंट साहब यहां आ जाएंगे। ऐसा लगेगा कस्टमर है मतलब हम है तो हम ही एजेंट हो सकते हैं, बैंक तो एजेंट होगा ही नहीं। उस समय बहुत लॉजिक लगाता है, जब क्वेश्चन नहीं आता है ना, इतना ज्यादा लॉजिक हम लगाते हैं कि पूछे मत। आगे हम चलते हैं किस में, तो हमने रखा है बैंक में सेफ कस्टडी। सेफ कस्टडी समझते हैं? व्हाट इज सेफ कस्टडी? गोल्ड और समथिंग लाइक दैट। Or नहीं, वैसा नहीं है सेफ कस्टडी। गोल्ड सर। किधर रखते हैं भाई? किधर बैंक जाके बैंक में गोल्ड रखते हो?
डिपॉजिट लॉकर लॉकर्स में वो तो लॉकर हो गया ना, वो तो लॉकर हो गया जिसमें आप रखते हैं। सेफ कस्टडी का मतलब है कि सपोज आप 10th का एग्जाम दे रहे हो या किसी भी लेवल का एग्जामिनेशन दे रहे हो, तो आपका जो डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट में एक बैंक के पास वो पहले ही पेपर आ जाता है, पेपर वहां उस बैंक के पास रखा रहता है, और जिस दिन एग्जामिनेशन है उस दिन उस कॉलेज का जो इंचार्ज है वो ठीक 1 घंटे पहले साइन करवा के 2 ऑफिसर बैंक के और सामने वाले 2 ऑफिसर के साथ वो ले जाएगा। दैट इज कॉल्ड सेफ कस्टडी। ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट में एग्जामिनेशन है तो डायरेक्ट दिल्ली से वो पेपर आ रहा है, ऐसा नहीं होता है। 2-4 दिन पहले ही पेपर आके आपके पास बैंक में रखे होते हैं। दैट इज कॉल्ड सेफ कस्टडी। लॉकर और लॉकर का संबंध दूर दूर तक सेफ कस्टडी के साथ नहीं है। सेफ कस्टडी समझ में आया? यस सर। जी हाँ। सर। सेफ कस्टडी अगर है उस कंडीशन में आप जो बैंक को जानेंगे वो कहलाएगा BAILEE, बेली, और आप जो कहलाएंगे वो होगा बेलौर, बेली, बेलौर। इधर नहीं देखने का है ना, ये चीज मैं सिर्फ आपके नोटबुक के लिखने के लिए रख रहा हूं। सिर्फ इधर देखिए मैं क्या लिखा हूं, बेली कौन से कंडीशन में? सेफ कस्टडी में। सेफ कस्टडी का मतलब मैंने आपको बता दिया कि टेम्पररी किसी चीज को बैंक के पास दिया जाता है, आफ्टर सच इंटरवल ऑफ पीरियड ऑफ टाइम बैंक उसे वापस कर देती है। दैट इज कॉल्ड सेफ कस्टडी। लॉकर इज वेरी डिफरेंट। लेकिन लॉकर की बात आई है और लॉकर ना लिखें तो संभवतः काम पूरा नहीं होगा। दोनों मैं यहां लिखता हूं, सेफ कस्टडी भी लिखा, लॉकर भी मैंने लिखा। लॉकर किसी के घर में, किसी के मदर फादर का है क्या किसी बैंक में? नहीं क्या? नहीं। क्या बात करते हो? किसी का नहीं है? ऐसा हो नहीं सकता। अरे ऐसा बोलो कि पापा मम्मी ने बताया नहीं होगा कि घर में लॉकर भी है, नहीं तो आपका ध्यान लॉकर की चाबी पे ही रहेगा। नो सर, सब लॉकर क्या होता है? लॉकर होता है कि बैंक एक जगह, बैंक एक स्पेस आपका जब तक एग्रीमेंट है तब तक आपको प्रोवाइड कराते रहती है। आपने सपोज 1 साल के लॉकर लिया तो लॉकर का एनुअल मेंटेनेंस आपको देना पड़ता है। छोटा लिया तो 1200, मिड साइज लिया तो 1800, मतलब अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ लॉकर। तो लॉकर क्या है? तो लॉकर, यांचा मेसेज आलाय, मी जेवून येतोय। मॅडम नंतर जेव्हा तुम्ही, आता तुम्ही बघा मी काय सांगतो तुम्हाला। दुसरा दिवस आवाज आ रही है अभी? जी सर। अरे किसको भूख लग गई यार? कौन जा रहा है खाने के लिए? थोड़ा देर बात खाओ यार। माइक ऑफ कर दिया सर। थोड़ा बहुत मराठी मेरे को भी आ गई है। 8 साल से महाराष्ट्र में हूं ना, तो थोड़ा बहुत सीख गया हूं। अच्छा। लॉकर, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, लॉकर में एक स्पेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बैंक आपको मुहैया करवाती है जब तक कि आप उसका पेमेंट देते रहते हैं। सिमिलर टू योर फ्लैट। फ्लैट में भी जो फ्लैट का ओनर होता है वो आपको तभी तक बैंक घर में रहने देता है जब तक कि आप उसका पैसा देते रहते हैं। करेक्ट और नॉट? करेक्ट है ना? तो फिर लाइसेंसर कौन होगा यहां पे, वो बताइए। लॉकर में लाइसेंसर कौन होगा? जो लाइसेंस दिया है। बैंक। यस। हमेशा याद रखने का, लाइसेंसर नहीं याद रखने का, याद रखने का लेजर। और यहां पे लेसी। लेजर और लेसी मतलब इसने लाइसेंस दिया, तो ऐसे याद रखिए लाइसेंसर है, और इसने लाइसेंस लिया कस्टमर ने लॉकर के लिए, तो ये लाइसेंसी है जिसको हमने लेसी बोला, ये लाइसेंसर है जिसको हमने लेजर बोला। समझ में आया? जी सर। सेफ कस्टडी और लॉकर दोनों अलग अलग हैं और दोनों का टर्म मैंने लिखा है। सेफ कस्टडी में बैंक इज बेली और यहां पे बैंक इज लेसर। चलें आगे बात हम करते हैं। आपने बैंक में, देखिए क्या होती है, तो बैंक में गोल्ड को रख के आप गोल्ड लोन लेते हैं।
जैसे मुथूट फाइनेंस है, या बहुत सारे गोल्ड को रख के आपको फाइनेंस देते हैं। तो गोल्ड मूवेबल है या नहीं? है गोल्ड सर, मूवेबल है ना? है सर। हाँ सर। हाँ, तो जब मैं लोन्स पढ़ाऊंगा आपको, एडवांसेस पढ़ाऊंगा, उस समय पढ़ाऊंगा कि बैंक बिना सिक्योरिटी के कोई भी लोन नहीं देती है। एंड देयर आर 5 सिक्योरिटीज इन बैंक। वन इज कॉल्ड मॉर्गेज, वन इज कॉल्ड हाइपोथिकेशन, थर्ड इज कॉल्ड प्लेज, फोर्थ इज कॉल्ड लीन एंड फिफ्थ इज कॉल्ड असाइनमेंट। अभी हम किस पे हैं? अगर गोल्ड को रख के हमने अगर गोल्ड लोन लिया है और उस कंडीशन में अगर गोल्ड यहां पे है, तो फिर बैंक जो होगी वो प्लेज होगी, प्लेज। और रखा किसने? तो PLEDGEOR, प्लेजर। समझ में आया? तो ये प्लेजी है, प्लेजी, PLEDGEE, प्लेजी, और ये क्या होगा? प्लेजर होगा। तो गोल्ड लोन हमेशा और हमेशा प्लेज करके ही दिया जाता है। तो जो अपने पास रखेगा वो प्लेजी होगा, जो अपने पास रखेगा वो बेली होगा, है ना? चले आगे। गोल्ड के बाद आप जाने कि कौन सी इंपॉर्टेंट। हाँ, सपोज कि आपके पास पासबुक था, आपने खो दिया। आपके पास FD के प्रिंट आउट थे, आपने खो दिया। बैंक ये कहती है कि अगर पासबुक हम फिर से डुप्लीकेट पासबुक प्रिंट करके आपको अगर दे दिए, सपोज गलत आदमी को दे दिए हैं, तो फिर बैंक का लॉस है। तो बैंक कहती है कि आप एक बॉन्ड बनवाइए, दैट इज कॉल्ड इंडिमनिटी बॉन्ड। और जब भी कोई डुप्लीकेट काम किया जाता है, सपोज मेरा पासबुक था और खो गया, तो मैं बैंक को ये बोलूंगा कि मैंने आपको ये सिक्योरिटी दिया है, मैंने आपको ये राइट दिया है कि अगर डुप्लीकेट इशू किए पासबुक से अगर कोई धोखाधड़ी होती है, उस कंडीशन में आई एम द ओनली रिस्पॉन्सिबल पर्सन। दिस इज इन टर्म्स ऑफ ओनली एंड ओनली डुप्लीकेट FD और डुप्लीकेट DD, डुप्लीकेट पासबुक और डुप्लीकेट व्हाटसोएवर एनी पेपर डॉक्यूमेंट इन टर्म्स ऑफ डुप्लीकेशन। उस कंडीशन में बैंक क्या होगी? यहां पे मैं लिखता हूं, डुप्लीकेट पासबुक बोले, FD बोले, DD बोले। डुप्लीकेट की बात मैं कर रहा हूं, ओरिजिनल नहीं। आपको इंडिमनिटी बनवाना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड इंडिमनिफाइड, इंडिमनिटीफाइड। और जिसने दिया है दैट इज कॉल्ड इंडिमनिटी फायर। जो देगा वो इंडिमनिफाइड होगा, और जो देगा और जो लेगा दैट इज इंडिमनिटीफाइड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट जी है। सर। नेक्स्ट इज LIC या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। LIC और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट आपने बैंक के पास रख के कुछ अगर लिया है, तो बैंक इज कॉल्ड असाइनर, ASSIGNOR, असाइनर, और ASSIGNEE, असाइनी। आपने बैंक को असाइन किया है तो बैंक असाइनर है, और आप क्या है? तो असाइनी है ना? आपने अगर LIC की पॉलिसी बैंक में रख दी, आपने अपनी FD रख दी, आपने अपने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट रख दिया, और उसके ऊपर कुछ लोन लेना आप चाहते हैं, तो वो असाइनी और असाइनर का पॉलिसी होता है। नेक्स्ट इज, लास्ट की बात अगर कर रहा हूं, नीचे दिख रहा है क्या? दिख रहा है, डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट में बैंक इज ट्रस्टी, दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए, आप अगर सब भूल भी जाते हैं तो भी चलेगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये चार तो कभी मत भूलिएगा। जिसपे मैंने टिक मार्क किए हैं वो किसी भी कंडीशन में मत भूलिएगा कि एजेंट कब, बेली कब, और ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, एजेंट, बेली, लेजर, उसके बाद आइडेंटिफाइड और ट्रस्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लीजिए। ये आपकी दूसरी टॉपिक है आज की। जहां पर दिक्कत आए मेरे से पूछिए, 1 मिनट के लिए मैं स्क्रीन से हटता हूं। लिखें और पूछे भी मेरे से। वो गोल्ड के नीचे वाला बताओ ना। कौन सा मैडम? गोल्ड के नीचे डुप्लीकेट पासबुक, डुप्लीकेट FD, हाँ, डुप्लीकेट पासबुक, डुप्लीकेट FD,
डुप्लीकेट तो डीडी, उसके बदले में डीडी, अच्छा डुप्लीकेट डीडी। ओके। हाँ कोई भी डुप्लीकेट काम किया जाएगा तो आपको इंडिमनिटी बॉन्ड देना पड़ेगा, आप इंडिमनिफाइड होंगी और बैंक इंडिमनिफाइड होगा। फाइड। लास्ट में जो डीडी लिखा हुआ वो क्या है? डीडी जो लिखा है वो ओरिजिनल डीडी है कि अगर हमें डीडी देना है किसी कस्टमर को तो उस कंडीशन में बैंक इज ट्रस्टी एंड यू वुड बी बेनिफिशियरी। रोहित माइक ऑफ करो। रोहित कोई दिक्कत? नो सर। तो ये है आपकी दूसरी टॉपिक जिसको हमने खत्म किया है। सर एक बार सेफ कस्टडी वो बता दो ना। बोलिए ना साहब, क्या नहीं समझ में आया सेफ कस्टडी में? सेफ कस्टडी में वो बेली और बेलर कुछ समझ में नहीं आ रहा, बाउंस हो रहा था। बाउंस हो गया? चेक की तरह बाउंस हो गया? सेफ कस्टडी का मतलब समझ में आया क्या आपको कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेफ कस्टडी? ये समझ में आया क्या? नहीं। हाँ नहीं आया तो नहीं बोलने का, आया है तो आया है सर। सेफ नहीं आया। कस्टडी का मतलब होता है कि बैंक में टेम्पररी बेसिस पे हमने कोई भी सील्ड चीजें बैंक को अपने पास रखने के लिए दी है, ना कि लॉकर में, है ना। ऐसा नहीं है कि हमने सील्ड चीज बैंक को रखने के लिए दिया और कल होके इसमें बोला कि इसमें तो 5 लाख करोड़ का गोल्ड था। ऐसा नहीं, आपने कोई भी चीज सील करके दी है, बैंक आपको उसी तरह सील करके लौटाएगा। टेम्पररी बेसिस पे बैंक अपने पास वो चीजें आपकी प्रतिभूति रखती है ना। जनरली कस्टमर से ये काम हम कम करते हैं, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है वो इस काम में ज्यादा इन्वॉल्व होता है। लाइक किसी कॉलेज का, किसी यूनिवर्सिटी का, किसी एग्जामिनेशन का कोई पेपर होना है नेक्स्ट संडे को, तो ट्यूसडे फ्राइडे वो उस बैंक में पहुंच जाता है ना। और फिर संडे को जिसे हमें देना होता है उसको हम दे देते हैं। दिस इज ओनली द मीनिंग ऑफ सेफ कस्टडी। सेफ कस्टडी के नाम में ये है कि बैंक उसको अपने पास सेफ रखेगी और जिस दिन जरूरत है उसे अपने कस्टमर को दे देगी, बशर्ते कि बैंक अपना चार्जेस उससे वसूलेगी। ऐसा नहीं कि फ्री ऑफ कॉस्ट बैंक ये काम करेगी। बैंक कोई भी काम फ्री ऑफ कॉस्ट चार्जेस नहीं लेती करती है है क्या बैंक? हाँ, अरे चार्ज नहीं लेगा तो बैंक में ये काम कम हो जाएगा और ये बोरा बिस्तर टमाटर वाला भी टमाटर रख देगा भाई। बोलेगा साहब टमाटर रखो, सुबह में आके हम ले जाएंगे, तो रखेगा क्या बैंक? नहीं ना। हाँ, तो बैंक अपनी चार्जेस लेती है। तो उस कंडीशन में ये सेफ कस्टडी में ऐसा कुछ टाइम नहीं है ना, कितने भी दिन रख सकते, चलेगा ना सेफ कस्टडी? नहीं, ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं है। जिस कंडीशन में आप सिक्योरिटी रखते हैं उसी समय आपको टाइम बॉन्ड दिया जाता है कि ये सिक्योरिटी आप कब लेके वापस जाएंगे, है ना। बैंक बताती है क्या टाइम? टाइम बार मतलब 3 महीने ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि आपने दे दिया और 6 साल के बाद आप लेने आ रहे हैं, ऐसा नहीं। 3 मंथ है ना मैक्सिमम। तो 3 मंथ के अंदर ही आपको वो काम करना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में बैंक जो होगी वो बेली, ये फिनेंशियल टर्म है, तो ये बेली और आप बेलर। थैंक यू सर। अरे यस, थैंक यू क्यों भाई, कोई दिक्कत? नो सर। अभी मैं पूछूं? ओके सर। सर ये जो पूछने वाली बात बोलते हो तब तो मन करता है माइक ही ऑफ कर दूं। वैसा नहीं, ट्राई करेंगे। देखिए 5 जो मैंने स्टार मार्क लगाया है वो 5 स्टार मार्क किसी भी कंडीशन में भूलिएगा नहीं। और जब भी मैं पूछूंगा तो संभवतः वही 5 स्टार मार्क आपसे पूछूंगा, क्योंकि जो बाकी जो मैंने लिखाया है वो आपके कंसेप्ट के लिए है, एग्जामिनेशन पर्पस के लिए सिर्फ वही 5 हैं जो मैंने आपको स्टार मार्क किए हैं। किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को आप खोलिएगा, आपको उसी 5 में से एक देखने को मिलेगा, छठा नहीं देखने को आपको मिलेगा।
ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसके नोट्स आप आज तो नहीं, संभवतः कल या परसों वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। पुराना वाला डाउनलोड किया था? यस सर। किसी ने डाउनलोड नहीं किया हो ऐसे कोई है? सर नोट्स मतलब रिटन? हाँ जी, रिटर्न। लास्ट सर क्लास कहाँ से मैडम डाउनलोड आप थी? करना है? आप लास्ट क्लास थी अवेलेबल? ये जीए का क्लास सर? हाँ, हाँ थी मैं। तो फिर जीए क्लास में मैंने तो सबको बताया था, किसी को तो पर्सनल फोन करके बताया नहीं, फिर कैसे नहीं सुना आपने? सर मुझे नहीं पता। सर कैसे डाउनलोड करना है बताओ ना। जाने का वेबसाइट पे जाने का, लॉगिन क्या करने का, learnbeyond.co.in, ये लॉगिन करने का। लॉगिन करने के बाद जिस पेज में आपको जाना है वो पेज है आपका नोटिफिकेशन। इस नोटिफिकेशन वाले पेज से ही आपको डाउनलोड करना है। दूसरे आप पीडीएफ फॉर्म से डाउनलोड करने की कोशिश करेंगे, वो डाउनलोड नहीं होगा, है ना। यहाँ पे नोटिफिकेशन पेज में फ्री ऑफ कॉस्ट में है, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो मैंने लास्ट क्लास पढ़ाया है, 2 नोट्स अवेलेबल है। गवर्नमेंट स्कीम अवेलेबल नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम अभी तक खत्म नहीं हुआ है, लेकिन आज जो मैंने दोनों पार्ट पढ़ाए हैं, संभवतः आज अगर टाइम मिला मेरे पास तो आज अपलोड हो जाएंगे, अदरवाइज परसों आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि जनरली मैं रात के 11 बजे ही काम करता हूं इन चीजों पे। क्लियर? किसी को दिक्कत नहीं है ना? और कोई दिक्कत होगा तो मेरे से नेक्स्ट क्लास आप पूछिएगा कि सर नहीं मिला या डाउनलोड नहीं हुए, जो भी है। ओके सर। चलो आगे। सर एक बार साइट का नाम बता दो ना। जी सर। अरे इतने लंबे लंबे लिखा नहीं यार, कहाँ सोए हुए हो क्या? नहीं सर, वो मैं वेबसाइट पे चला गया था देखने के लिए, मिला नहीं। यही जो काम होता है ना, गलत करते हो। पहले ही काम करने लगते हो सुनने के। ओनली ए गुड लिसनर बिकम ए गुड स्पीकर। तो पहले सुनने का कि सर ने क्या बोला है। ओके सर। फिर से लिख रहा हूं, पहले सुनो, पहले ही गूगल में सर्च मत करने लगो। क्या लिखा है? लर्न बियॉन्ड आगे क्या लिखा है? .co.in। बस इस पे जाने का, इसके नोटिफिकेशन वाले पेज में जाके और डाउनलोड करने का। अभी तो किसी को दिक्कत नहीं है? नो सर। ठीक है, ओके। अभी हम चलते हैं उस कंडीशन पे जो संभवतः वो कंडीशन मैं 1-2 हफ्ते पहले बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नेट के कनेक्टिविटी के कारण हम उस जगह तक नहीं पहुंच पा रहे थे जो पहुंचना चाहिए था। दैट इज प्रिपरेशन फॉर नेक्स्ट एग्जामिनेशन आईबीपीएस क्लर्क। आप में से किसी ने आज या कल में आईबीपीएस पीओ का एग्जाम दिया? किसी ने भी नहीं दिया है? फॉर्म भरा है। फर्स्ट फॉर्म भरा है। कौन सा, राष्ट्रपति का या प्रधानमंत्री का? आईबीपीएस क्लर्क का। ओके, आईबीपीएस क्लर्क। देखिए इस बार की जो एग्जामिनेशन है, आप सिर्फ इतना दिमाग में रखने का, सिर्फ देखिए एग्जाम पास करना है, सिर्फ इस चीज को दिमाग में रखने का। पढ़ना पढ़ना और पढ़ना से एग्जामिनेशन पास नहीं किया जा सकता है। बड़े अक्षरों में लिख के मैं आपको बता देता हूं। टारगेट बेस्ड आपको स्टडी करना पड़ेगा कि मेरी ये एग्जामिनेशन है, उस एग्जामिनेशन के लिए ये सिलेबस है और इस सिलेबस के लिए मुझे ये काम करना है। टारगेट बेस्ड काम कीजिए हमेशा। आपको कहीं आगे चल के पढ़ाना नहीं है जिस कारण से आपको सारी चीज याद होनी चाहिए। आपको सिर्फ उस 35 क्वेश्चन में से 20-25 क्वेश्चन बनने चाहिए। ये कंसेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आईबीपीएस की जो एग्जामिनेशन है, वो एग्जामिनेशन आपकी जो प्री एग्जामिनेशन है, मेंस की बात। सर थोड़ा राइट साइड लिखे ना, मैथ्स हाँ, यस यस, करेक्ट। सॉरी उसके लिए। आपकी जो एग्जामिनेशन है, उस एग्जामिनेशन के जो अभी सिलेबस है, वो सिलेबस आपकी 3 फैक्ट पे चलती है। मेंस की बात हम नहीं कर रहे हैं, मेंस की बात आगे आने वाले समय में हम करेंगे, है ना। कौन कौन सी है? मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश। जो मैं आपको जनरल अवेयरनेस पढ़ा रहा हूं वो आपके प्री के एग्जामिनेशन के लिए नहीं है। प्री के एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाते हैं। आईबीपीएस क्लर्क की जो एग्जामिनेशन है वो 100 मार्क्स का पेपर है आपका। ये जो 100 मार्क्स के आपके पेपर हैं, उस 100 मार्क्स में 35 मार्क्स आपके मैथ के हैं,
35 मार्क्स आपके रीजनिंग के हैं और 30 मार्क्स आपकी इंग्लिश की है। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आएंगे? तो यहां भी 35 क्वेश्चन आएंगे, यहां भी 35 क्वेश्चन आएंगे और यहां 30 क्वेश्चन आएंगे। तो 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, 35 35 35 एंड 35। आवाज आ रही है क्या? यस सर। हाँ सर। ओके। आपके पास जो समय दिया गया है वो समय सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट का है। यहां भी जो समय है वो सिर्फ 20 मिनट का है और यहां भी जो समय है वो सिर्फ 20 मिनट का है। मगर अगर आप चाहते हैं कि आप 25 मिनट मैथ को आप बना लें तो नॉट पॉसिबल, नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिक 20 मिनट के बाद वो स्क्रीन आपके सिस्टम से गायब हो जाएगी, है ना, कि 20 मिनट ही आपको मैथ में देना है, चाहे आप कितने भी अच्छे हो, चाहे आप कितने भी बुरे हो, आपको मैथ के सिस्टम पे, मैथ के स्क्रीन पे आपको रहना पड़ेगा। वही रीजनिंग और वही इंग्लिश का है। स्ट्रैटेजी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर स्ट्रैटेजी एग्जामिनेशन में चूक गया तो समझ जाए कि आपको फिर से 1 साल रोना पड़ेगा। स्ट्रैटेजी बनाने का एकमात्र उपाय है और ये उपाय है आपका टारगेट बेस्ड स्टडी एंड प्रैक्टिस। अभी प्री के एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना है, ये सिर्फ क्वालिफायर एग्जामिनेशन है, इसके मार्क्स आपके फाइनल सिलेक्शन में ऐड नहीं होते हैं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? जी सर। हाँ, यहाँ ये सिर्फ एक क्वालिफायर टेस्ट है, इसको क्वालिफाई करना है। आउट ऑफ 100 एटलीस्ट जो आपको मार्क्स लाना है, मैं एटलीस्ट की बात कर रहा हूं, अगर पेपर की लेवल ऑफ डिफिकल्टी कम है तो ये 70 भी हो सकते हैं, है ना। तो मैं 65 नहीं लिखता हूं, मैं 70 लिखता हूं। 70 मार्क्स आपको चाहिए महाराष्ट्र में। दूसरी बात कि अलग अलग रीजनल एग्जामिनेशन होती है, हर एक स्टेट का अपना अलग अलग सीट होता है। महाराष्ट्र के लिए अगर 70 है तो आप अगर नॉर्थ ईस्टर्न साइड में चले जाएं, हो सकता है उत्तर प्रदेश के लिए 75 मार्क्स हो, बिहार के लिए 78 मार्क्स हो, वेस्ट बंगाल के लिए 82 मार्क्स हो। तो हर एक स्टेट में ये मार्क्स डिफर करते हैं अकॉर्डिंग टू सीट्स एंड अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे एक सेफ साइड हमेशा 70% होगा। अगर 70 मार्क्स से आप ज्यादा आते हैं तो आप अपने आप को सेकंड लिस्ट या फिर आप सेकंड फेज ऑफ एग्जामिनेशन में देख सकते हैं, विच इज द लास्ट फेज ऑफ एग्जामिनेशन। देयर इज नो इंटरव्यू, कोई भी रिटर्न आपसे इंग्लिश का एससी या प्रीसिस नहीं लिखवाया जाता है। इसको क्वालिफाई करना है, सेकंड फेज में बैठना है और डायरेक्ट एक बैंक में पहुंचना है। तो इतना छोटा सा एग्जामिनेशन है, छोटा दिखने में है लेकिन करने में बहुत बड़ा ये आपको दिखेगा। 70 मार्क्स आपको लाना है 20-20 मिनट के अंदर। तो आखिर हम क्या करें इस 20 मिनट के अंदर जो हमें 70 मार्क्स, एब्सोल्यूट 70 मार्क्स होने चाहिए? तो सबसे पहली बात है वो है कौन सा? पहला जो ब्रह्मास्त्र में लिखता हूं वो है एक्यूरेसी। हमने ये सोचा ऐसा हो जाएगा, भगवान जी का नाम हम ले लेते हैं, ऐसा भूल से भी ना कीजिएगा। एक्यूरेसी इज ब्रह्मास्त्र। अगर एक्यूरेसी आपके हाथों में है तो आपको रोकना थोड़ा टफ होगा। एक्यूरेसी पहला ब्रह्मास्त्र है और दूसरा जो ब्रह्मास्त्र है वो है स्पीड। मैंने कहीं लिखा क्या कि नॉलेज ब्रह्मास्त्र है, आप पढ़ते रहो पढ़ते रहो बढ़ते रहो, कहीं नहीं लिखा। मैंने सिर्फ लिखा है स्पीड और दूसरा लिखा है एक्यूरेसी। ये दोनों अपने आप में क्या है कि इंटरलिंक हैं। एक्यूरेसी तभी आएगी आपके पास जिस कंडीशन में ये दोनों एक ही चीज से आ सकती है, और वो क्या कंसेप्ट है? वो है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। एक्यूरेसी सिर्फ प्रैक्टिस से ही आ सकती है, स्पीड सिर्फ प्रैक्टिस से ही आ सकती है। मैं आपको खुद होके अगर मैथ का डेटा इंटरप्रिटेशन पढ़ाता हूं और मैं ये कह दूं कि आप एग्जामिनेशन जाके बना सकते हैं, आप बना तो सकते हैं लेकिन आपके पास स्पीड नहीं आएगी। कंसेप्ट आपके पास है, आपने उस चीज को कभी अमल ही नहीं किया, आपने नंबर ऑफ क्वेश्चन ही नहीं बनाए, आपने ऑनलाइन टेस्ट ही नहीं दिया, आपने ऑफलाइन टेस्ट ही नहीं दिया, आपने ग्रुप के साथ डिस्कशन ही नहीं किया कि अगर मैं 5 मिनट में 5 क्वेश्चन बना रहा हूं, वो बंदा अगर 8 क्वेश्चन बना रहा है, तो आखिर कौन सा मेथड उसने लगाया जिस कारण से उसने 3 क्वेश्चन ज्यादा बनाया? ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक वाक्य सुनाता हूं 2010 का, नाबार्ड बैंक, मेरा सिलेक्शन 0.75 मार्क्स रह गया था। तो उस कंडीशन में जाके मुझे मालूम चलता है कि 1 मार्क्स का वैल्यू कितना होता है। क्लियर? तो इस कारण से मैं बोलता हूं
द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और आप कह लें कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर बैंकिंग के एग्जामिनेशन में कुछ है, दैट इज प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस ऐसा नहीं कि आप दरवाजे को बंद कर दें, लैपटॉप को ले लें या मोबाइल को ले लें, बैंकर से जाके आप टेस्ट दे रहे हैं या किसी भी आप टेस्ट दे रहे हैं, वो गुड, अच्छी बात है, बट प्रैक्टिस कैसी होनी चाहिए? तो सिर्फ और सिर्फ, क्या लिखा है मैंने? ग्रुप, अरे आवाज आ रही है कि सुन रहे सब? ग्रुप 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 प्रैक्टिस होनी चाहिए। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ग्रुप प्रैक्टिस आपके पास अगर होगा तो दूसरे से कंपटीशन आप कर सकते हैं। अगर पहले दिन आप ग्रुप पे प्रैक्टिस में बैठिएगा और एक 100 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप एनालिसिस कीजिए कि आपको 20 मार्क्स आ रहे हैं, यही 20-60 होने चाहिए। जब तक ये कंपटीशन आपके मन में नहीं आएगा तब तक आप 5 साल ही पढ़ लीजिएगा, सिलेक्शन होगा इससे गारंटी नहीं है। लेकिन ये काम आपने अगर 2 महीने कर लिए हैं, ग्रुप के साथ बैठ के कंपटीशन लगाए हैं आपने कि मुझे अगर 30 मार्क्स आ रहा है, उसको अगर 40 मार्क्स आ रहा है तो मुझे 41 मार्क्स चाहिए, ये अंदर की भावना जब तक आपके पास नहीं जगेगी तब तक आपको कंपटीशन बहुत टफ लगेगा। लेकिन एक बार अगर लेवल आपका बन गया, दुनिया की हर एक एग्जाम, कहने का मतलब उस लेवल की हर एक एग्जामिनेशन आप पास कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ग्रुप प्रैक्टिस। ग्रुप प्रैक्टिस से आपको मिलेगा स्पीड और उसी स्पीड से मिलेगा आपको एक्यूरेसी, और यही चीज आपको बैंक एग्जामिनेशन में चाहिए। अभी बात आती है कि साहब मैथ्स के एग्जामिनेशन में 35 क्वेश्चन, हम क्या करें, हम कहां तक पढ़ें, हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? ये समझ में आया ना क्या लिखा मैंने? यस सर। हाँ, तो अभी आप जाने कि आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, 20 मिनट में मैक्सिमम टाइम आपको यूज करना है। एक भी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने क्वेश्चन पढ़ लिया फिर आप सोच रहे हैं कि इस क्वेश्चन को मैं ऐसे सॉल्व कर सकता हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एग्जामिनेशन एक्सपेरिमेंट करने की जगह नहीं है, एग्जामिनेशन अपने आप को प्रूव करने की जगह है। इस कारण से मैथ में जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन में 5 सिंप्लीफिकेशन होते हैं। अगर वो सिंप्लीफिकेशन नहीं है तो आपसे 5 अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सर कहेंगे सर ये क्या है अप्रोक्सीमेशन या सिंप्लीफिकेशन? तो ये बेटर है कि आप अपने मैथ वाले फैकल्टी से आप डिस्कस कीजिए कि सर सिंप्लीफिकेशन क्या है या अप्रोक्सीमेशन क्या है, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे आते हैं, कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन पूछे आते हैं। 5 जो है वो डेटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन पूछे आते हैं, DI, है ना? और 5 जो है वो नंबर सीरीज, नीचे दिख रहा है क्या लिख रहा हूं? 5 जो है वो नंबर सीरीज के क्वेश्चन आपसे पूछे आते हैं। कितने हो गए? 5 × 5 25। 10 क्वेश्चन आपसे बचे। ये जो 10 क्वेश्चन है इसमें अलग अलग हर एक वर्डिंग बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे आते हैं। एक क्वेश्चन एज से, एक क्वेश्चन CI से, एक क्वेश्चन SI से, एक क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से, एक क्वेश्चन पार्टनरशिप से। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे आते हैं। जितना टाइम हम इन चीजों पे देते रहते हैं उससे ज्यादा बेटर अगर सिर्फ इस 5 को हम प्रैक्टिस करके चलें, जो आसान होता है, जिसमें एक्यूरेसी भी हम ला सकते हैं और स्पीड भी बढ़ेगी हमारी, तो ये 5 सेक्शन आपके पास हैं जो मैंने आपके बोर्ड पे लिखा। बट दिक्कत होती है कि जब हम एग्जामिनेशन को पढ़ने की शुरुआत करते हैं तो हमारे पास सिर्फ जेहन में एक ही बुक आता है, वो है RS अग्रवाल। और RS अग्रवाल का नाम अगर जान गए तो ऐसा लगता है एग्जामिनेशन का बेड़ा पार हो गया। थोड़े जो और स्टूडेंट थोड़ा सा एक्टिव होते हैं वो RS अग्रवाल के साथ एक और बुक का नाम ऐड करते हैं, वो है M-Taira। मैं कहता हूं किसी भी डिफरेंस बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्पष्ट मैं बोलता हूं, बैंक के एग्जामिनेशन को पास करना है, किसी बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को आप जरूर लीजिए और उसमें से आप ढूंढिए कि किस किस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे आते हैं, वो क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। फिर बाद में आप कितने भी रेफरेंस बुक को आप टच करेंगे वो चलेगा। मैं आपको बता रहा हूं कि 20 मिनट का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे करना है। मैं ये नहीं बता रहा हूं कि मैथ का द्रोणा चार्ज कैसे आपको बढ़ना है या आर्यभट्ट आपको कैसे बढ़ना हो। 20 मिनट एटलीस्ट 25 मार्क्स अटेम्प्ट करने के बाद 23 मार्क्स आपके पास आने चाहिए, क्योंकि हमारी कितनी भी अच्छी एक्यूरेसी होगी, मैथ्स है 1-2 मार्क्स तो चले ही जाते हैं। 23 मार्क्स हमको यहां से लाने हैं 20 मिनट के अंदर। ओके यस सर। ओके, अभी बात आती है रीजनिंग की। पढ़ने में बड़ा मजा आता है, रीजनिंग आता है ना, रीजनिंग पढ़ने में। सर ने कल पढ़ाया ब्लड रिलेशन, सर ने कल पढ़ाया डायरेक्शन, सर ने कल पढ़ाया सिलोजिज्म और आज धकाधक बनेगा।
बट सबसे ज्यादा जो प्राइम फोकस आप करेंगे वो होगा आपके एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग। सबसे प्राइम फोकस जो आप करेंगे वो है पजल। दूसरा जो है सीटिंग अरेंजमेंट। संडे हो या मंडे, अंडे खाओ ना खाओ, लेकिन एक एक क्वेश्चन सॉल्व करो। एग्जामिनेशन पास करना है तो मैं तो कहता हूं भाई साहब, आप कुछ मत कीजिए, एक क्वेश्चन एटलीस्ट पजल, एक क्वेश्चन एटलीस्ट सिटिंग अरेंजमेंट आपसे ना आधा घंटा दो। मैं नहीं बोल रहा हूं कि पजल आपको 5 मिनट बनना चाहिए, नहीं बनेगा, लिख के देता हूं मैं। आप आधा घंटा दीजिए पजल पे, आप आधा घंटा दीजिए सिटिंग अरेंजमेंट पे। यही हाफ एन आवर जब आप 30 दिन दे देंगे तो नेक्स्ट मंथ पहले दिन से क्या होगा कि रिड्यूस होकर वो 5 मिनट पे आ जाएगा। और यही चाहिए आपको। 3 मिनट में सिटिंग अरेंजमेंट, क्लर्क की बात कर रहा हूं, प्रोबेशनरी ऑफिसर की बात अभी नहीं कर रहा हूं। 3 मिनट में सिटिंग अरेंजमेंट बनना चाहिए मैक्सिमम, 3 मिनट में पजल बनना चाहिए। और कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां से तो आप जान लें कि मिनिमम जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने लिखा मैंने? 25 मार्क्स। सीधी सी बात है, 25 मार्क्स इन दोनों से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जब आप स्क्रीन पर जाइएगा अपने ऑनलाइन टेस्ट में तो सिर्फ आपको दिखेगा कि हमने पढ़ा कुछ और, यहाँ पे तो सिर्फ सिटिंग अरेंजमेंट ही आ रहा है। ऑब्वियसली बात है साहब, आएगा क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग के एग्जामिनेशन है और 2018 के बाद सिर्फ यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। और 10 जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाएंगे कहां से? तो सिलॉक से पूछे जाएंगे, ब्लड रिलेशन से पूछे जाएंगे, कोडिंग डिकोडिंग से पूछे जाएंगे, या फिर डायरेक्शन से पूछे जाएंगे, या फिर सीक्वेंस से पूछे जाएंगे। तो ये अलग अलग है। तो बेटर है कि इन 10 को तो पहले आप कर लीजिए क्योंकि ये 10 आसान होते हैं। सिलोजिज्म एक बार ट्रिक बता दिया, बनेगा आपको। ब्लड रिलेशन एक बार आपने पूरा फ्रेम जान लिया कि फादर इन लॉ मदर इन लॉ कौन, बनेगा आपको। डायरेक्शन भी आप जान लेंगे, 10 किलोमीटर राइट 10 किलोमीटर रेट क्या है, तो बनेगा। तो 10 मार्क्स यहां से आप उठा लीजिए, ये गलत नहीं होना चाहिए। रीजनिंग में एक्यूरेसी पूरी आती है, मैथ्स में 1-2 मार्क्स चूक जा सकते हैं, बट रीजनिंग में अगर आपको आएगा तो पूरा 100% आएगा। तो 10 मार्क्स यहाँ पे श्योर शॉट आपके पास होने चाहिए। और 15 मार्क्स यहां से आपको 3 पजल आपको या सिटिंग अरेंजमेंट आपको लेने हैं और यहाँ पर 25 मार्क्स आपको लाना है। ये छोटे छोटे हैं ना, नन्हे मुन्ने राही हैं, ये पहले बना लीजिए आप। सिलॉक्स बना लीजिए, कॉन्फिडेंस भी आएगा कि अच्छा लग रहा है रीजनिंग। ब्लड रिलेशन आप बना लीजिए, कोडिंग डिकोडिंग बना लीजिए। 10 मार्क्स 100% आपके साथ हैं पहले इन चीजों को बनाने का एग्जामिनेशन में। उसके बाद आप चूज कीजिए कि मुझे कौन सा पजल बनाना है, मुझे कौन सा सिटिंग अरेंजमेंट बनाना है। जो पजल हार्ड लगेगा, आपने कभी प्रैक्टिस नहीं किया या प्रैक्टिस किया तो 8 मिनट बना, देखते ही उसको छोड़ देने का, उसमें बहादुरी नहीं दिखाने का कि हमने पढ़ा है तो आज हम यहाँ पर कर ही सकते हैं। बहादुरी मत दिखाई। जो आसान सा लगे, जो आपके प्रैक्टिस में भी आपको 2 से 3-4 मिनट बन जाता है, सिर्फ उसी में हाथ लगाने का। एक बार हाथ अगर लगा दिया तो 5 मार्क्स निकल के आने चाहिए। अदरवाइज हाथ लगाने के बाद और अगर नहीं बनता है तो पूरी एग्जामिनेशन की जो स्ट्रैटेजी है वो खराब हो जाती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैंने पहले ही बोला कि एग्जामिनेशन में स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रैटेजी फेल अगर 1 मिनट के लिए भी हो गई तो पूरा जो टेंशन है वो आपके 5 मिनट को लेकर चला जाएगा। और 5 मिनट का मतलब है आप अपने पास से 8 मार्क्स लूज कर रहे हैं, और 8 मार्क्स लूज करने का मतलब है आप कंपटीशन में नहीं है। तो मैंने क्या बताया? मैंने बताया 20 मिनट में 23 मार्क्स एटलीस्ट मैथ्स में आने चाहिए, 20 मिनट में एटलीस्ट 25 मार्क्स रीजनिंग में आने चाहिए। कितना हो गया अभी एडिशन? 25 और 23 कितना हुआ? 48 सर। हाँ 48 आपको कितना चाहिए? 70। 22 मार्क्स आपको चाहिए। अभी सुने यहीं पे, 22 मार्क्स इंग्लिश में लाना इज नॉट ए जोक। फिर से बोलता हूं, आसान सा आपको लगेगा कि 22 तो हमें इंग्लिश में आ सकता है, बट इंग्लिश में 22 लाना इतना आसान नहीं है। बिल्कुल सही बोलता हूं। इस कारण से इंग्लिश में आप कोशिश कीजिए कि 15 मार्क्स आपके आने ही चाहिए किसी भी कंडीशन में। और यहाँ जो गैप पड़ा 7 मार्क्स का, ये 7 मार्क्स यहां से आपको फिल करना पड़ेगा। इंग्लिश आपके एग्जामिनेशन में एक ऐसा रोल निभाता है जो आपको एग्जामिनेशन के अंदर या एग्जामिनेशन के बाहर कर सकता है। इंग्लिश थोड़ा टफ लगता है क्योंकि उसके पास ऐसा कोई बड़ा हथियार नहीं है, फिर भी आपका इंटरेस्ट
और जो सर ने बताया है उस प्रैक्टिस पे आपने अमल किया है और एक्चुअली में आपने उसको पढ़ा है। पैसेज को पढ़िए, कॉमन एरर को पढ़िए, रीअरेंजमेंट को पढ़िए, आप क्लोज टेस्ट को पढ़िए। मतलब कहने का मतलब इंटरेस्ट पैदा कीजिए आप इंग्लिश में। अगर इंटरेस्ट पैदा कीजिएगा तो ही ये 15 मार्क्स आपको आएगा। और मैं पहले ही बोलता हूं, अगर बैंक एग्जाम क्वालिफाई करना है, इंग्लिश को क्वालिफाई कीजिए पहला, क्योंकि मैथ और रीजनिंग सब क्वालिफाई करते हैं, इंग्लिश बहुत कम लोग क्वालिफाई करते हैं। सबसे जो पहला फोकस है वो इंग्लिश पे कीजिए, दूसरा जो फोकस है वो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट कीजिए, बाकी सारे ऑटोमेटिक बढ़ते रहेंगे। आप उसका टेंशन मत लीजिए कि बाकी कैसे होंगे। अगर इंग्लिश पे प्राइम फोकस है, सिटिंग अरेंजमेंट पजल पे सेकेंडरी फोकस है, तो टर्सरी को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिक उस फ्लो में आ जाता है कि अपने आप वो बढ़ते रहेगा, है ना। अंदर से आपको डिजायर होगा, और अंदर से डिजायर तभी आ सकता है जिस कंडीशन में कंपटीशन की भावना आपके अंदर हो और आपको ये देख के लग रहा हो कि मेरा फ्रेंड 22 मार्क्स ला रहा है, मैं तो 15 ही मार्क्स ला रहा हूं। आखिर कैसे ला रहा है 22 मार्क्स? उससे पूछिए कि कौन सा लॉजिक उसने यूज किया, कैसे उसने इतने ही समय में आपसे 7 मार्क्स ज्यादा लगाया, है। तो ये ज्यादा बेटर आपका वो फ्रेंड बता सकता है, ना कि मैं आपको ट्रिक बता सकता हूं। कोई भी फैकल्टी जो है आपको एक ट्रिक बता सकता है, एक गाइडेंस दे सकता है, बट जो हाथों की स्पीड है ये सर आवाज ब्रेक हो गया। आवाज आ रही है क्या? हाँ सर। आवाज yes. अभी आ रही है। हाँ, देखिए बहुत बड़ी बात मैंने बताई है। ये बातें इस कारण से मैं इतने सही ढंग से बता पाया हूं क्योंकि मैं भी एग्जामिनेशन की तैयारी करता था। शुरुआत में मुझे भी 2008-9 में कुछ नहीं मालूम था बैंकिंग का, मुझे ऐसा बताने वाला भी कोई नहीं था। पहला दिन गया, एमटायरा बुक खरीद के लाया, तो ऐसे ही गुम हो गया था, है ना। तो इतना बड़ा एक्सपीरियंस है, इतने दिनों का टीचिंग एक्सपीरियंस है, जिसके सहारे मैं आपको ये चीज बताता हूं। मैं आपको सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, वो है ग्रुप प्रैक्टिस। मैं कभी आपको नहीं बोलता कि 6 घंटे पढ़िए, 8 घंटे पढ़िए, मैं कभी सजेस्ट देता ही नहीं हूँ। लोग पूछते हैं कि सर कितना घंटे पढ़ूं, मैंने बोला कि भाई 24 घंटे भी कम है, 1 घंटा भी ज्यादा है। आप सिर्फ ग्रुप में प्रैक्टिस कीजिए, ग्रुप प्रैक्टिस आपको बैंक के अंदर पहुंचा देगा। मैं ये टाइम लाइन नहीं दे सकता हूं कि आप 6 महीने के अंदर पहुंच जाइएगा, या 2 महीने के अंदर पहुंच जाइएगा, या 2 साल के अंदर पहुंचिएगा, लेकिन आप पहुंच जाइएगा अगर आपने ग्रुप में प्रैक्टिस किया है तो। और दूसरी बात, अगर सरकारी नौकरी के अंदर आप जाना चाहते हैं, यू हैव टू कीप पेशेंस। पेशेंस नहीं है आपके जैसा, और आपके जैसा प्रिपरेशन करने वाला और मेरे जैसा पढ़ाने वाला सैकड़ों और हजारों की कतार में इंडिया में बैठे हुए हैं। पेशेंस रखिए और जो आपकी प्रैक्टिस है उसको कंटिन्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? सर अभी तो आपने बोला ग्रुप प्रैक्टिस कंपलसरी है, राइट? अब आप बोलोगे कि सर इस लोग कोरोना में किधर ग्रुप प्रैक्टिस करें, यही बोलोगे ना? सर वही तो प्रॉब्लम है, क्लासेस भी अपना ऑन नहीं है, कभी ग्रुप प्रैक्टिस। और प्रॉब्लम सर, मैं अपना प्रॉब्लम बता रहा हूँ कि मेरे प्रॉब्लम ऐसा है कि मेरे दोस्त लोग में 12th के आगे कोई गया नहीं है, तो उनको अभी क्या कर सकते हैं? मेरे को ये बताओ कि आप कौन से ब्रांच से हो? अरे बहाना नहीं, सॉल्यूशन बनाने का। कौन से ब्रांच से हो? सॉल्यूशन पूछना है सर आपको। अरे रुको, मैं देखो ना कैसे सॉल्यूशन देता हूँ तुमको। बोलो कौन से ब्रांच से हो? घाटकोपर ब्रांच। घाटकोपर ब्रांच से हो। घाटकोपर ब्रांच में जब जाते थे तो आपके साथ जो 20 या 25 स्टूडेंट बैठते थे, उसमें से किसी के साथ आप संपर्क में हैं? सर मेरा न्यू एडमिशन है, कोरोना पीरियड का। ओके, तो कोरोना, ऐसा बोलो कि कोरोना एडमिशन है सर हमारा। हाँ सर वही कोरोना एडमिशन है सर। अच्छा, अब क्या करोगे आप? कोरोना तो ऐसा प्रलय आ गया है जो सबको इसने अपने चपेट में ले लिया है, तो यहाँ पर थोड़ा टफ है। लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा कि आपके अगर आजू बाजू कोई है, आपके पास जो क्लास का ग्रुप है, उसी में मैसेज डालिए कि आपके घर के आजू बाजू या उस लोकेलिटी में कोई है, तो 2 के साथ ही शुरुआत करो। मैं ये नहीं कर रहा हूँ 20 के साथ शुरुआत करो, एटलीस्ट 2 के साथ शुरुआत करो। समझ में आया? है ना? धीरे धीरे वो देखो, ग्रुप में एक ही चीज होता है, इंटरेस्ट आता है। अकेले क्या होता है कि चलो कल कर लूंगा यार, आज चलते हैं घूमने के लिए, मॉल खुला है आज मॉल चलते हैं। तो 2 लोगों में, और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप 2 या 3 लोगों में पढ़ते हैं तो डायरी मेंटेन कीजिए कि फर्स्ट डे आपने अगर बनाया तो कितने मार्क्स आपको इंडिविजुअली आए, मैथ में कितने आए, रीजनिंग में कितने आए, उसको इवेल्युएट कीजिए किस किस रफ्तार से आप बढ़ रहे हैं। जब तक इवेल्युएशन नहीं कीजिएगा आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, है ना। आपने अगर 50 मार्क्स बनाए हैं, 50 मार्क्स में से 20 मार्क्स आपको आए हैं,
तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि 30 जो गलत हुए हैं वो गलत क्यों हुए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने गलती क्यों की, वो अगर आपको अगर मिल गया कि ये गलती आप कर रहे हैं, तो संभवतः दूसरी बार भी आप गलती कीजिएगा, संभवतः तीसरी बार भी आप वहां पे गलती कीजिएगा, लेकिन चौथी बार आप वहां गलती करने से पहले आप समझ जाएंगे कि हाँ मैं गलती करने जा रहा हूं। तो वो अपने आप को एनालिसिस कीजिए कि मैं यहाँ पे गलती कर रहा हूं। तो जो गलत कर रहे हैं उस पर सबसे ज्यादा डिस्कशन होना चाहिए। जहां पर गलती किया उससे पूछिए, उसने जहां पर गलती करेगा आपसे पूछेगा, तो ये अपने आप में सेल्फ इंप्रूवमेंट होते जाता है और कॉन्फिडेंस आते जाता है, फिर कॉन्फिडेंस आपके पास आएगा। यस सर। और किसी को कुछ पूछना? सर आपने लास्ट वीक एक बुक बताया था अमेज़न पे, कुछ बैंकिंग बीएससी करके, तो हाँ उसका जी, बुक का नाम वापस बता सकते हैं क्या सर? अरे बिल्कुल, मैंने बताया था बीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। आपको नहीं मिला? नहीं सर, लास्ट टाइम में वो आपका वॉइस ओवर थोड़ा ये हो रहा था ना, इसके लिए लिख मैंने लो तो लिख BSc लो, बीएससी बैंकिंग सर्विसेज क्रॉनिकल, बीएससी अमेजन पे टाइप कीजिए, बीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, है ना, इसको परचेज कीजिए। बैंकिंग सर्विसेज क्रॉनिकल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, इसको परचेज कीजिए जहां भी आपको मिल रहा है। ओके सर, आवाज गया आपका। हाँ, आवाज आ रही है क्या? हाँ यस सर। सर, अभी आ यस, समझ में आया? ये स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिए प्लीज प्लीज प्लीज। अगर आप अपने आप को एक सफल कैंडिडेट के रूप में देखना चाहते हैं तो स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ेगी। और बैंक में सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी प्रैक्टिस और आपकी स्पीड। इससे ज्यादा संभवतः मुझे नहीं लगता है कि आपको कुछ और बताने की जरूरत है, क्योंकि ये इतनी बड़ी चीजें हैं जिसमें आप अगर जान गए तो आप कुछ भी कर सकते हैं अगर आपने फॉलो किया है तो। कल को होके 1 महीने के बाद आप चाहेंगे कि आप खुद बोलेंगे कि सर मुझे आपकी क्लास की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे ग्रुप में जाना है ना। अभी मैं आपको बताता हूं कि डोंबिवली में क्लब चलता है, अभी भी क्लब चलता है, जो क्लब मेरे अंदर चलता है 2014 से लेके आज तक वो क्लब चल रहा है, 6 सालों से वो क्लब चल रहा है, मेरे अंदर ही वो क्लब चल रहा है, लेकिन डोंबिवली में चल रहा है। और ऐसा कोई संभवतः एग्जाम से नहीं हुआ जहां पे वहां से रिजल्ट नहीं आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंस है आपके ग्रुप प्रैक्टिस का, है ना। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हर एक ब्रांच को मैं तो देख नहीं पाऊंगा, अगर घाटकोपर से हैं, मीरा रोड से हैं, दादर से हैं, तो अपने आप में आप फॉर्म कीजिए, अपने आप में एक सेक्रेटरी बनाइए कि आज वो सेक्रेटरी, आप कंट्रीब्यूशन कीजिए 100 रुपीज पर मंथ, हर एक लोग कंट्रीब्यूशन कीजिए, है ना। एक बंदा चेयर पर्सन रहेगा, वो हर एक अल्टरनेट डे प्रिंट आउट लेके आएगा, ठीक है। पोस्ट कोरोना, मैं कोरोना की बात नहीं कर रहा हूँ, पोस्ट कोरोना की बात कर रहा हूँ, लेकिन प्री कोरोना में आपके आजू बाजू लोकेलिटी में कोई स्टूडेंट है, उसके साथ 2 से ही शुरुआत कीजिए, बट शुरुआत कीजिए, है ना। एक बार शुरुआत अगर होगा तो अंजाम तक वो जरूर पहुंचेगा। तो आई होप कि इतना काफी है आपको एक सही डायरेक्शन देने के लिए, एक जेन्यून गाइडेंस है, वो यही है आप एग्जाम्स को पास करने का। और कुछ पूछना समझना? हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं, चलें फिर यहीं पे रोके हम आपकी क्लास को। ओके, गुड नाइट, नेक्स्ट संडे मुलाकात होगी, इससे ज्यादा की बात हम करेंगे। थैंक यू सर। मी समजत